नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंदेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चालुक्य वंश के ऊपर जो हमारा क्लास है वो हो रहा है। तो चालुक्य वंश के बारे में हम अपना जो क्लास है वो देख रहे हैं। तो हमने इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने बादामी के जो चालुक्य थे उनके बारे में देखा था। जो बादामी के चालुक्य वंश थे हमने उनके बारे में देखा था। जैसा कि मैंने एक परिचय में ही आपको बता दिया था कि चालुक्य वंश की हमें 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं जो कि भारत में स्थित थी। तो इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो ये है कि पहला जो हमें शाखा देखने को मिलता है वो बादामी के चालुक्य है, और जो दूसरे हैं वो कल्याणी के चालुक्य हैं, जो तीसरे हैं वो वेंगी के चालुक्य हैं, और जो चौथे हैं वो गुजरात के चालुक्य हैं या गुजरात के सोलंकी वंश कह सकते हैं। इस प्रकार से हमें इनके नाम जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो हमने बादामी के चालुक्य के बारे में पूरी बातें जो थी वो इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें डिस्कस कर ली है। उसमें मैंने आप सभी को इनके बारे में सभी बातें जो थी वो बता दी है। इनके शासकों के बारे में, इनके महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो बातें थी वो मैंने आप सभी को बता दी है। तो चलिए आज की जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कल्याणी के चालुक्य के ऊपर आधारित है, और कल्याणी के चालुक्य को भी आज हम देखेंगे और वेंगी के चालुक्य जो है हम उनको भी आज देखेंगे। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा और आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो मैं आपको जो बातें बताता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। तो अगर आपने इससे पहले की जो मेरी क्लास है उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा। मैंने टाइटल में वहाँ पे थंबनेल में डाल रखा है कि चालुक्य वंश। तो आप देखेंगे चालुक्य वंश के परिचय से लेकर के मैंने सारी जो बातें हैं वो वहाँ पे आप सभी को बताया है। तो आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा और उसके बाद इस क्लास को भी देख लीजिएगा, उसके बाद आने वाली जो क्लास है उसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास है वो अब यही स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की जो हमारा आज का जो हमारा सेशन है वो किस किन किन तथ्यों का है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर ले ताकि उनको भी इस क्लास का जो फायदा है वो मिल पाए। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमारा सेशन है जो वो है कल्याणी के चालुक्य के ऊपर। कल्याणी के चालुक्य के ऊपर आधारित है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनका हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कल्याणी के जो चालुक्य हैं इनके हमें एक और नाम देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है ये उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य इनको भी कहा जाता है। उत्तरकालीन उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य, इनके ऊपर हमें ये इनका जो हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है वो यह देखने को मिल जाता है कि इनके हमें 2 शाखाएं और 2 नाम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे कि इनके कौन से शासक ने क्या क्या किया था। तो हम आज उन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वंश का जो संस्थापक था, यानी कि इस वंश को पुनरुद्धार करने का जो श्रेय है, जो कार्य है वो किसने किया था। तो हम देखेंगे कि इस वंश का संस्थापक है तैलव द्वितीय। तैलव द्वितीय यानी कि तैलव द्वितीय जो था इसने इनको एक कह सकते हैं कि एक जगह पे स्थापित किया था। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने इस वंश का जो नींव है वो रखा था, इस कारण से इनको हम संस्थापक के रूप में जानते हैं। एक बात और बता दूं कि जो चालुक्यों के लेख हमें देखने को मिले हैं, चालुक्यों के लेख में यह हमें जानकारी देखने को मिलती है कि जो चालुक्य वंश है इसके हमें लगभग जो 59 राजा हैं, जो 59 राजा हैं वो हमें अवध में, यानी कि आप देखेंगे कि अयोध्या में चालुक्य वंश के जब जब मैं चालुक्य वंश कहूं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं कल्याणी के चालुक्य की बात कर रहा हूं, ना कि बादामी के चालुक्य, ना कि वेंगी के चालुक्य। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पे टाइटल पहले से ही लिख रखा है, तो आप उसको समझिएगा यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य ही होगा। तो मैंने कल्याणी के चालुक्य के बारे में ही बता रहा हूँ, आप कहीं और भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 शाखाएं देखने को मिलती है, इसलिए मैं एक एक करके आपको सभी शाखाओं के बारे में बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप इस चीज को समझिएगा कि चालुक्य वंश जो है, चालुक्य वंश के जो शासक थे, शासक
या हमें अयोध्या में ऐसा हमें इनके जो लेख हैं उससे विदित होता है, उनसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि अयोध्या में 59 शासकों ने शासन किया था। मतलब कि आप समझिएगा कि इनके जो लेख हैं उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि 59 इस वंश के जो कल्याणी के चालुक्य थे, इस वंश के 59 शासकों ने अयोध्या में कह सकते हैं कि वहां पे जो है वो शासन किया था। उसके बाद हमें दूसरा जो ऑप्शन इसमें ये देखने को मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो दक्षिणापथ के और इस वंश के शासकों दक्षिणापथ पथ पर दक्षिणापथ पे हमें 16 शासकों का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। 16 शासकों ने शासन किया। तो हम लोगों को ये जानकारी जो है वो हमको प्राप्त हो जाती है कि जो इनके चालुक्य के जो अभिलेख है, यानी कि जो इनके लेख हमें देखने को मिले, उसमें ऐसा जानकारी हमें देखने को मिला है। इस वंश के 59 जो शासक थे, उन्होंने अयोध्या पे शासन किया था, यानी कि यहाँ पे मैंने देखिए अयोध्या लिख रखा है। 59 शासक जो थे उन्होंने अयोध्या पे शासन किया था। उसके बाद इसी वंश के कुछ शासक थे 16 शासक थे जिन्होंने दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत पर भी कुछ समय के लिए जो दक्षिण भारत के कुछ भाग थे उस पे जो है वो इन्होंने शासन किया था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आपको बता दूं कि इस वंश का जो हमें संघर्ष देखने को मिलता है, इस वंश का जो संघर्ष है वो हमें चोल शासकों के साथ देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो प्रारंभिक हमें संघर्ष है वो भी चोल शासकों से देखने को मिलता है और अंत में हम देखेंगे कि यह चोल शासकों में ही मिला लिए जाते हैं। तो इनका जो है वो चोलों के साथ है। इनका जो संघर्ष है वो हमें चोलों के साथ देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि जो हमें तैलभ द्वितीय यानी जो तैलभ द्वितीय है, इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 973 से लेकर के 997 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। यानी कि 973 से 997 ईस्वी तक का जो समय है वो हमें तैलभ द्वितीय का देखने को मिलता है कि जब इन्होंने इस वंश की नींव डाली थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश का सबसे जो हमें महान शासक देखने को मिला है, जो महान शासक हमें देखने को मिला है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो विक्रम षष्ठ है, यानी कि जो विक्रम षष्ठ है वो इस वंश का एक महान शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि इनकी जो राजधानी है वो प्रारंभिक जो राजधानी है इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है वो मान्यखेट है। मान्यखेट है। परंतु आपको बता दूं कि इस वंश के एक शासक थे जिनका नाम था सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने इसकी जो राजधानी थी उसको यहाँ से हटा करके कल्याण में स्थापित कर दी थी। यानी कि यहाँ पे आप दूसरी बात जो है इनकी राजधानी के बारे में नोट कर लीजिएगा, राजधानी के बारे में कि सोमेश्वर प्रथम ने इसकी राजधानी कल्याणी को बनाया था, यहां से हटाकर
कल्याणी को बनाया था, बनाया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है वो सोमेश्वर चतुर्थ देखने को मिलता है। यानी कि आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, इस वंश का शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। और आप देखेंगे कि सोमेश्वर जो चतुर्थ है, इसी के शासन काल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि चोलों ने इन पर आक्रमण किया और पूर्ण रूप से कल्याणी को अपने राज्य में मिला लिया। और उसके बाद कल्याणी का जो चालुक्य वंश था वो वहीं पर समाप्त हमें होता हुआ दिखता है। इस प्रकार से मैंने इनके बारे में जो सारी बातें थी वो आपको बताई। तो इनका जो सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है, यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो प्रतिरोध किया है वो सबसे ज्यादा चोल शासकों के साथ हुआ है। यानी कि जो चोल है, चोलों के साथ इनका जो प्रतिरोध है, संघर्ष है, वो जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इनकी जो प्रारंभिक हमें राजधानी देखने को मिलती है वो मान्याखेट हमें देखने को मिलती है, मान्याखेट देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो सोमेश्वर प्रथम थे उन्होंने अपनी इस राजधानी को, यानी कि इस राजधानी को मान्याखेट को हटा करके अपनी जो नई राजधानी थी उसको कल्याणी को बनाया था। यानी कि जो कल्याणी का चालुक्य हमें देखने को मिलता है, आप देखेंगे कि जितने भी मैंने आपको बताए, वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य, या आंध्र के चालुक्य, या गुजरात के चालुक्य, गुजरात के सोलंकी वंश, आप देखेंगे तो उनके जो नाम हमें देखने को मिलते हैं वो उनके निवास स्थान है, यानी कि जो उनका मूल निवास स्थान है, यानी कि जिस राज्य उनका जो राजधानी है उसके नाम से जाना जाता है। आपको इस प्रकार से इनकी जो एक कह सकते हैं प्रारंभिक बातें हैं उसको याद रखनी है, बाकी का आपको राजधानी तो इनके नाम में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको इनके बारे में बताया। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश के जो अंतिम शासक हमें देखने को मिलते हैं वो सोमेश्वर चतुर्थ देखने को मिलते हैं। जो सोमेश्वर चतुर्थ हैं वो इस वंश के अंतिम शासक हैं। और इन्हीं के बाद, इन्हीं के शासन काल में हम देखेंगे कि जो चोल हैं, चोलों के साथ इनका संघर्ष होता रहता है और उन्होंने पूरी रूप से कल्याणी को अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि चोल, यह जो राजवंश है वो समाप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इस वंश के जो एक एक करके हम देखेंगे कि जो हमें शासक देखने को मिले हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, वो सारी बातें हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस एक बार इन बातों का जो है वो अपने आप पुस्तक में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आए। चलिए, तो हम देखेंगे कि अब हमें इस वंश के एक जो महान शासक हैं, यानी कि जो महान शासक है वो हमें जो देखने को मिलता है। एक बात मैंने आपको नहीं बताई कि जो चोलों के साथ इनका जो संघर्ष हुआ है उसके बीच में आप देखेंगे कि एक राज्य हमें देखने को मिलता है। तो उस राज्य को भी आप समझ लीजिएगा कि चोलों के साथ जो इनका संघर्ष हुआ है, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्यों का चोलों के साथ संघर्ष हुआ है, उसमें आप देखेंगे एक मध्यवर्ती हमें जो राज्य देखने को मिलता है, वो राज्य देखने को मिलता है। एक इनके बीच में मध्यवर्ती राज्य हमें देखने को मिलता है, दिख रहा है? हाँ, एक इनके बीच मध्यवर्ती राज्य, मध्यवर्ती राज्य जो हमें देखने को मिलता है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है वोयलस। यानी आप देखेंगे कि वोयलस जो है, वोयलस इस वंश इनका एक मध्यवर्ती जो राज्य है, यानी कि बीच में जो पड़ता था वो वोयलस राज्य पड़ता था। उसके बाद आप देखेंगे कि उस जो स्थापित था, यानी कि जो वोयलस राज्य स्थापित था वो इनके मध्य भाग में स्थापित था। इस प्रकार से मैं इनके बारे में एक जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये काफी बार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर आपने नेट जेआरएफ की तैयारी की होगी तो आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया है कि होयलस राज
चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य हैं और जो चोलों के बीच में संघर्ष हुआ था, तो इनके मध्यवर्ती राज्य के बारे में जो बातें हैं वो आपसे पूछी गई हैं कई बार, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको नोट करा दिया। अब हम देखेंगे कि आगे जो हमें शासक देखने को मिलते हैं, यानी इस वंश के एक प्रतापी शासक के रूप में जो हमें देखने को मिल जाते हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो विक्रमादित्य षष्ठ देखने को मिलता है। विक्रमादित्य षष्ठ देखने को मिलता है। अभी हम इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे इनकी जो उपाधि है, उपाधि आप नोट कर लीजिएगा। इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो उपाधि है परांतक की। परांतक की जो इनकी उपाधि है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि तैलभ जहाँ पे थे, वहां से आपसे कई बार पूछा गया परांतक के बारे में। तो परांतक की जो उपाधि है वो इनका है। आपको बता दूं कि यह एक कल्याणी के चालुक्य के महत्वपूर्ण शासक थे, प्रतापी शासक थे। यह कल्याणी के चालुक्यों के महत्वपूर्ण शासक जो है वह थे। यानी कि आप देखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में और एक कह सकते हैं कि प्रतापी शासक के रूप में हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलती है। जो इनके हमें देखेंगे आपको एक कैथोल लेख देखने को मिलेगा। इनके बारे में जो जानकारी का हमें स्रोत देखने को मिलता है वो कैथोल का एक हमें कह सकते हैं कि अभिलेख देखने को मिलता है। उस अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि यह जो कल्याणी के चालुक्य थे यह मूल रूप से अयोध्या के निवासी थे। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। कैथोल अभिलेख, कैथोल अभिलेख में हमें यह वर्णन देखने को मिलता है कि कल्याणी के चालुक्य मूल रूप से अयोध्या के निवासी थे। कल्याणी के चालुक्य मूल रूप से अयोध्या के निवासी थे। निवासी थे। तो हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो कैथोल एक अभिलेख है, वहां पे हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने जो इनके राजवंश थे, यानी कि इनका जो मूल निवास स्थान था वो अयोध्या था। आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अयोध्या में इनके जो हमें 59 शासक हैं उनका जो हमें जो जानकारी है वो वहां से प्राप्त होता है। तो चालुक्यों के अभिलेख में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि चालुक्यों के अभिलेख में हमें 59 राजाओं का जो वर्णन है वो वहां पे देखने को मिलता है कि वो अयोध्या में निवास कर रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बारे में एक और जानकारी हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो विक्रमादित्य षष्ठ है, इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने श्रीलंका के शासक जो थे उनसे एक मित्रता पूर्वक, जो कह सकते हैं कि एक मैत्री पूर्ण संबंध जो था उसको स्थापित किया था। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। इन्होंने लंका के शासक से मैत्री संबंध स्थापित किया था। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। हाँ, इनके बारे में ये जानकारी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है कि इन्होंने अयोध्या के जो शासक थे उनके साथ एक मैत्रीपूर्ण जो संबंध था वो स्थापित किया था। एक चीज और आपको बता दूं कि इन्होंने एक नगर बसाया था
जिसका नाम हमें देखने को मिलता है विक्रमपुर। सॉरी, इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम हमें विक्रमपुर देखने को मिलता है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने एक नगर का निर्माण किया था। एक नगर का निर्माण किया था और जो वह जो नगर था, यानी कि आप देखेंगे कि वह जो नगर था विक्रमपुर, जिसका नाम विक्रमपुर था। था यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने पहली बार, आप देखेंगे कि इनके सॉरी, इनके बारे में हमें जो पहली जो जानकारी देखने को मिलती है कि चालुक्य विक्रम संवत जो है उसका प्रवर्तक जो था, उन्होंने 1076 में इसको स्थापित किया था। यानी कि आप देखेंगे 1076, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि चालुक्य संवत चालुक्य संवत एवं जो विक्रम संवत था उसका सॉरी जो इसका मिश्रण था, उसका जो एक प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है। का प्रयोग इस पर हुआ है। और इस पर जो तारीख डाला हुआ है, यानी कि जो आप देखेंगे कि इस पर जो हमें तारीख देखने को मिलता है वो 1076 ईस्वी का देखने को मिलता है। यानी कि 1076 ईस्वी इस पर जो है वह तारीख जो है वो डाली हुई है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने एक जो यज्ञ था वो किया था। यानी कि आप देखेंगे इन्होंने एक यज्ञ जो था, चलिए जगह नहीं है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप एक बार इन सभी बातों का जो है वो पूरी तरह से ध्यान में रख लें। मैं एक साइड हो जाता हूँ ताकि आपको इनके बारे में जो जानकारी है वो मिल सके। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट इनका जो है वो ले लीजिएगा। चलिए, आपको एक बार बता दूं कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। तो देखेंगे कि समय समय पे बीच बीच में मुझे जो खांसी है वो अभी तक आ रही है। यानी कि अभी तक पूरी तरह से जो मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। तो इस कारण से मैं आप सभी को जो क्लास है वो पर डे दे नहीं पा रहा हूँ। तो आपको कुछ कुछ टाइम पे मैं आपको जो क्लास है वो आपको देता रहता हूँ। चलिए, आपको अब आगे जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उधर हम और जो एक वंश है, यानी कि आप देखेंगे कि जो वेंगी के चालुक्य हैं उनके बारे में हम इधर देख लेंगे, और इधर हम और जो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देखेंगे। आपको बता दूं कि इनके बारे में एक और जो विक्रमादित्य जो षष्ठ हैं, इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलता है इस प्रकार से कि इन्होंने एक नर्मदा नदी तट पर एक इन्होंने यज्ञ किया था। यानी कि इन्होंने एक यज्ञ किया था, एक यज्ञ को संपन्न किया था। उसमें इन्होंने उस यज्ञ का जो नाम था वो हमें पुरुष तुलादान यज्ञ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि नर्मदा नदी के तट पे विक्रमादित्य ने पुरुष तुलादान यज्ञ किया था।
आपको बता दूं ये जो पुरुष तुलादान यज्ञ होता है ये होता क्या है, तो आपको बताऊं जो पुरुष तुलादान यज्ञ होता था इसमें क्या होता था कि जो शासक होते थे यानी कि जो इस यज्ञ को करते थे वो तराजू यानी कि आप देखें कि एक बड़ा तराजू होता था। उस तराजू के ऊपर एक साइड पे यानी कि आप देखेंगे कि एक भाग पर दो भाग होते हैं तराजू के, तो तराजू के एक भाग पर जो है वो जो शासक होता है यानी कि जो करता था वो स्वयं बैठता था और दूसरे भाग पर उसी के भार के अनुसार यानी कि जितना उसका भार होता था उसी के अनुसार में जिस मतलब कि आप देखेंगे कि जिस भी यज्ञ में इन्होंने संकल्पना ली होती थी कि सोने का, चांदी का, अन्य का जो दान था वो अपने भार के अनुसार वो उसका दान किया करते थे। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो ये पुरुष तुलादान यज्ञ है इसके बारे में हमें ये जानकारी देखने को मिल जाती है। तो कई बार अभी पीछे की जो क्लास हमारी हुई है उसमें इस यज्ञ का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता था। आप देखेंगे कि ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित हमें यज्ञ देखने को मिलता है। जिस तरह से हमारे उत्तर भारत में हमें ज्यादातर अश्वमेध यज्ञ का और वाजपेयी यज्ञ का जो है वो प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादातर हमें जो पुरुष तुलादान है वो यज्ञ हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो ऐसे देखने को मिल जाती है। और एक बात आपको बता दूं कि इनके दरबार में आप देखेंगे इनके दरबार में हमें दो ऐसे जो कवि थे यानी कि आप देखेंगे कि जो प्रमुख कवि थे उनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने इनके दरबार में एक जो लेख है वो इन्होंने किया था। आप देखेंगे कि इनके दरबार में हमें दो राजकवि जो है वो देखने को मिलते हैं। इनके दरबार में दो प्रमुख कवियों का स्थान हमें देखने को मिलता है। जो हमें पहले कवि देखने को मिलते हैं यानी कि आप देखेंगे कि हमें एक विक्रमाचरित्र देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि विक्रमादेव चरित्र जो देखने को मिलता है इसके जो लेखक हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे थे। यानी कि आप देखेंगे कि जो महाकवि हमें देखने को मिले हैं जो आप देखेंगे कि विक्रमादित्य चरित्र का देव चरित्र का के लेखक जो इसके लेखक हमें देखने को मिले हैं वह इस मतलब इनके दरबार में रहते थे, जिनका नाम हमें बिल्हड़ देखने को मिलता है। बिल्हड़ जो थे वो इनके ही कह सकते हैं कि इनके ही दरबार में रहते थे। और एक और हमें जो लेख है वो मिताक्षरा, यानी कि आप देखेंगे कि मिताक्षरा के लेखक हमें जो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर वो हमें इनके दरबार में देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे इनके दरबार में दो महत्वपूर्ण हमें जो लेखक हैं वह देखने को मिलते हैं जो इनके राजकवि कह सकते हैं राज दरबार में जो है वो निवास करते थे। उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो विक्रमादित्य देव चरित्र, यानी कि आप देखेंगे कि विक्रम देव चरित्र के जो लेखक हैं बिल्हड़ वो इनके यहाँ पे निवास करते थे। और मिताक्षरा के जो लेखक थे विज्ञानेश्वर वो इनके यहाँ पे निवास करते थे। तो इनके बारे में हमें ये जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। और इनके बाद यानी कि आप देखेंगे कि विक्रमादित्य जो षष्ठ थे इनके बाद कह सकते हैं कि सोमेश्वर जो तृतीय था वह शासक बनता है। विक्रमादित्य षष्ठ के बाद सोमेश्वर तृतीय जो है इस वंश का
का शासक बनता है। शासक, इस वंश का जो है वह शासक हमें देखने को मिलता है। इसका जो हमें उपाधि देखने को मिलता है, यानी कि जो सोमेश्वर तृतीय है, इसका जो हमें उपाधि देखने को मिलता है वो राजमल्ल का देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि इसकी जो उपाधि है वो हमें दो उपाधि देखने को मिलती है, भूलोमल और राजमल की जो उपाधि है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि भूलोमल, सॉरी पहले इसकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो भूलोमल की मल की देखने को मिलती है। और भी इसकी ढेर सारी उपाधियां हमें देखने को मिली है। यानी कि आप देखेंगे इतिहास में जो महत्वपूर्ण है वो हमें यही देखने को मिल जाता है। इसने इस उपाधि को जो धारण किया है वो हमें देखने को मिलता है। इसने भूलो मल वर्ष एक नामक कह सकते हैं कि जो संवत था उसका इसने प्रवर्तक किया था। इसने इसने भूलोमल मल मल वर्ष नामक संवत का प्रवर्तन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो भूलो मल्ल की देखने को मिलती है। इसमें इसने इसकी उपाधि जो थी अपने ही उपाधि के ही अनुरूप ही इसने एक संवत का जो है वो निर्माण किया था, एक संवत को चलाया था जो कि हमें भूलो मल संवत देखने को मिलता है। हालांकि ये जो संवत है वो ज्यादा हमें प्रचलित देखने को नहीं मिलता और इसके बारे में कम से कम जानकारी देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको उपाधि बताया था उसके कारण मैंने इसका जो संवत था वो भी आपको बताने किया जो है वो आपको बताने का जो है वो प्रयास किया था। एक बात और आपको बता दूं कि यह जो था एक कह सकते हैं एक नाटककार, एक शास्त्रकार, एक कह सकते हैं कि संगीतज्ञ, ऐसा इसके बारे में तमाम जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। इसने अपने शासन काल में तमाम ऐसे रचनाओं का जो है वो संग्रह किया था, यानी कि इसने तमाम रचनाओं का जो है वो प्रसार अपने शासन काल में किया था। तो इसके बारे में हमें देखने को मिलता है सोमेश्वर जो तिथि है, यानी कि यहाँ पे आप इस चीज को समझते रहिएगा कि सोमेश्वर जो तिथि है उसके बारे में ही ये सारी जो बातें हैं वो हो रही हैं। आगे की अब जो कोई शासक आएंगे तो मैं उनके बारे में आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक संगीतज्ञ थे। इन्होंने शिल्प शास्त्र की ग्रंथ जो है, इन्होंने शिल्प शास्त्र के लेखक, इन्होंने शिल्प शास्त्र की शास्त्र की रचना की थी। इन्होंने एक शिल्प शास्त्र की जो है वो रचना की था, उसका नाम हमें देखने को मिलता है मानसोल्लास। शिल्प शास्त्र की ग्रंथ शिल्प शास्त्र के जो ग्रंथ है उसका नाम हमें जो देखने को मिलता है मानसोल्लास। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि मानसोल्लास जो है उसका इसने लेखन किया था, रचना किया था। इसके बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है कि इसने एक ग्रंथ जो शिल्प शास्त्र की ग्रंथ है, प्रमुख हमें ग्रंथ देखने को मिलती है, उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है मानसोल्लास, उसकी इसने रचना की थी। और इसने इसने मानसोल्लास इसने जो ये मानसोल्लास को की रचना की थी, इसको जो है वो अभिलाषा शास्त्र चिंतामणि भी कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अभिलाषा शास्त्र, अभिलाषा शास्त्र चिंतामणि
भी कहते हैं। यानी कि इसने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसको अभिलाषा शास्त्र चिंतामणि भी कहते हैं। तो इसके बारे में ये जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है। एक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो छूट जा रहा है, तो आपको मैं एक बात बता दूं इसके बारे में। जो एक इम्पॉर्टेंट अंट है वो ये है, इसने विक्रमानु जो विक्रमानुभुदय क्रमानुभुदय भुदय जो विक्रमानुभुदय की रचना है वो इसने किया है। यानी कि आप देखेंगे कि जो काव्य है विक्रमानुभुदय काव्य की रचना किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने 2-3 ग्रंथों की जो रचना है वो की है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसके रचनाओं के बारे में देखने को मिला है। अब हम देखेंगे कि आगे जो हमारा मतलब आप देखेंगे इस वंश के फिर इस वंश का जो है वो अंत हो जाता है। आप देखेंगे कि जो सोमेश्वर चतुर्थ हैं उनके शासन काल में पूरी तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो राज्य है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि इस वंश का जो अंतिम शासक है वो हमें सोमेश्वर जो चतुर्थ है वो देखने को मिलता है। यानी कि हमने विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देखा था, इसके बाद हमने इनके बारे में देखा था। तो इस प्रकार से हम इस आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे वेगी के चालुक्य। यानी कि आप देखेंगे कि अभी तक हमने इनके बारे में ये सारी बातें जो थी वो देखा था। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य। अब हम देखेंगे वेंगी के चालुक्य के बारे में। वेंगी के चालुक्य जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी की जो वेगी राज्य था वो वहां पे स्थित था। यानी कि आप देखेंगे कि जो यह राज्य था उसका स्थान जो हमें देखने को मिलता है, स्थान देखने को मिलता है। तो जो वेगी के चालुक्य थे उनका जो हमें स्थान देखने को मिलता है, अगर हम आधुनिकता से जोड़ के देखें तो हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी नदी। यानी कि आप देखेंगे कृष्णा गोदावरी नदी के स्थान पे आप देखेंगे कि कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बीच का स्थान था, यानी कि आप देखेंगे कि बीच का जो स्थान था वहां पर वेगी राज्य स्थित था। के बीच के स्थान पर वेगी राज्य स्थित था। तो एक चीज आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश के जो संस्थापक है वो विष्णुवर्धन देखने को मिलते हैं। इस वंश के संस्थापक जो है वो विष्णुवर्धन है। इस वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम हमें विष्णुवर्धन देखने को मिलता है। यह काफी इंपॉर्टेंट शासक हमें देखने को मिले हैं। और इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो विजयादित्य, इस वंश के अंतिम शासक विजयादित्य
विजयादित्य सप्तम, सत्यम है। यानी कि जो विजयादित्य हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख जो हमें शासक इस वंश का देखने को मिलता है, यानी कि इस वंश का जो हमें सबसे प्रमुख शासक देखने को मिलता है, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो हमें देखने को मिलता है, वो हमें विजयादित्य द्वितीय देखने को मिलता है। विजयादित्य द्वितीय देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि वर्णन में हमें सबसे ज्यादा और सबसे कम जो सबसे कम समय तक, यानी कि आप देखेंगे इस वंश में एक ऐसा शासक भी हुआ है जिसने सबसे कम वर्ष तक शासन सबसे कम समय तक जो है वो शासन किया है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, सबसे कम तक शासन करने वाला शासक, जो सबसे कम समय तक शासन किया था, वो है विक्रमादित्य पंचम। यानी कि आप देखेंगे कि जो विक्रमादित्य पंचम है, पंचम यानी कि विक्रमादित्य जो पंचम है, वो मात्र 15 दिनों तक शासन किया था। आदित्य पंचम मात्र 15 दिनों तक शासन किया था। तो आप देखेंगे कि इन्होंने सिर्फ 15 दिनों तक शासन किया था। इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है कि इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है, जब आप किताब को पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत सारी जो रोचक तथ्य हैं वो आपको जानकारी है, वो जो जानकारी है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक बात और आपको बता दूं कि इनकी जो सॉरी, इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हमें ये देखने को मिलता है कि वेंगी के चालुक्यों ने ही, इनके बारे में कि वेंगी के चालुक्यों ने ही अपने अभिलेखों में आप देखेंगे कि जो तमिल है, तमिल भाषा में, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, तेलुगु भाषा में, इन्होंने अपने अभिलेख को तेलुगु भाषा में जो है वो लिखवाया था। अपने अभिलेख को भाषा में लिखवाया था। तेलुगु भाषा का प्रयोग भी किया था और तेलुगु भाषा में लिखवाया था। और इसके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो यह है, इन्होंने जिस अभिलेख को लिखवाया था इसमें ज्यादातर कह सकते हैं कि इसकी जो मान्यता हमें देखने को मिली है, यानी कि इस अभिलेख में जो मान्यता देखने को मिली है वो संस्कृत भाषा को देखने को मिली है। इस लेख में प्रमुखता संस्कृत भाषा को दिया गया। यानी कि आप देखेंगे कि इस अभिलेख में जो भाषा है वो तेलुगु का प्रयोग किया गया है, लेकिन परंतु फिर भी इसमें सबसे ज्यादा जो विशेषता दी गई है, यानी कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इनके बारे में जानकारी दी गई है, प्रमुखता दी गई है, वो संस्कृत भाषा को दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा है वो इसमें ज्यादातर प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे कि इस अभिलेख में एक बात और बता दूं कि इनके बारे में एक और शासक है विजयादित्य, हमें देखने को मिलते विजयादित्य तृतीय है।
विजयादित्य तृतीय है, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि इन्होंने, इस वंश के एक शासक हैं इनके बाद, यानी कि आप देखेंगे कि इस वंश में हमें सॉरी इस वंश के एक शासक हैं जिनका नाम हमें विजयादित्य तृतीय देखने को मिलता है। उन्होंने ऐसा दावा किया था, यानी कि अपने अभिलेखों में या अपने कह सकते हैं किसी ग्रंथ में ऐसा दावा किया होगा, उन्होंने किसी चोल वंश के शासक को, यानी कि किसी चोल वंश के शासक को अपने यहाँ कह सकते हैं कि आश्रय दिया था, जो आश्रय है वो प्रदान किया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनका एक जो मजबूती है वो हमें देखने को इस लेख के जरिए, यानी कि इस वर्णन के जरिए हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि विजयादित्य तृतीय ने यह दावा किया है कि उसने अपने राज्य में किसी चोल शासक को आश्रय दिया था, आश्रय दिया। इस प्रकार से आप इनके बारे में यह बातें जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन इस आप देखेंगे कि जो वेंगी के चालुक्य है, इनका जो अंत है, यानी कि वेंगी के जो चालुक्य थे, इनका जो हमें अंत देखने को मिलता है वह अंततः इनका जो अंत है वो हमें चालुक्य वंश में देखने को मिलता है। और यह जो वंश है वो माफ कीजिएगा, यह जो वंश है वो चोल राज्य में मिला लिया जाता है। यानी कि वेंगी जो राज्य है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंत में इस वंश को चोल राज्य में मिला लिया जाता है और वेंगी पूरी तरह से, यानी आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से जो है वो चोलों के नियंत्रण में चली जाती है। तो चलिए एक बार इनके बारे में जो बातें हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको जो सारी बातें हैं सही तरीके से जो है वो समझ आ सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेंगी के चालुक्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेंगी के चालुक्य के बारे में आप देखेंगे, इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है कि यह जो आंध्र प्रदेश का, आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के पास जो कृष्णा और गोदावरी नदी है उसके बीच में एक स्थान है जिसका नाम है वेंगी, और वहीं पे यह जो स्थान था, यानी कि जो राज्य था वो स्थापित था। अब हम देखेंगे इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम हमें क्या देखने को मिलता है। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम हमें विष्णुवर्धन देखने को मिलता है। जो विष्णुवर्धन थे वो उन्होंने इस वंश को स्थापित किया था, और उनके बारे में ये सारी जानकारी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस वंश का जो अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है वो विजयादित्य सप्तम देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि विजयादित्य जो सप्तम है वो इस वंश का अंतिम शासक है, और जिसको हराने के बाद जो चोल राज्य है, यानी कि आप देखेंगे कि चोल राज्य है जिसने इनको हराया था और वेंगी को पूर्ण रूप से अपने शासन में जो है वो ले लिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश के सबसे जो प्रमुख शासक हमें देखने को मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलती है वो विजयादित्य द्वितीय है। यानी कि जो विजयादित्य द्वितीय है वो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रतापी शासक के रूप में हम देख सकते हैं। इस वंश के सबसे कम वर्ष तक शासन करने वाले जो शासक हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि विक्रमादित्य जो पंचम है उन्होंने इस वंश में सबसे कम वर्ष तक शासन किया था, और उनका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो 15 दिनों का देखने को मिलता है। उन्होंने 15 दिनों तक मात्र शासन किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि वेंगी को चालुक्य ने ही अपने अभिलेखों में, यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो अभिलेख है उसमें हमें जो जानकारी देखने को मिलती है वेंगी के चालुक्य के अभिलेखों में, उन्होंने पहली बार, यानी कि आप देखेंगे कि उन्होंने तेलुगु भाषा का जो है वो प्रयोग जो है वो किया था, लेकिन परंतु इनके दुर्भाग्यवश इस अभिलेख को, यानी इनके अभिलेख को ज्यादा जो प्राथमिकता है वह संस्कृत को दी जाती है, यानी कि संस्कृत को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है इनके अभिलेख में।
उसके बाद आप देखेंगे कि तेलुगु भाषा में जो इन्होंने लिखवाया था अभिलेख, उसको सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी गई है वो संस्कृत भाषा को दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि विजयादित्य जो तृतीय थे, उन्होंने ऐसा दावा किया है अपने अभिलेख में, अपने लेख में, अपने किसी ग्रंथ में ऐसा दावा किया होगा कि उन्होंने किसी चोल शासक को, यानी कि आप देखेंगे किसी चोल शासक को अपने यहाँ पर आश्रय दिया था और आश्रय दिया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाता है। इनका जो अंत होता है वो किस प्रकार से होता है, इनका जो संघर्ष होता है वो ज्यादातर चोलों के साथ होता है, और जो चोल राज्य है वो अंतिम में, यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो अंतिम शासक, मैंने अभी आपको बताया था कि विक्रमादित्य सप्तम है इस वंश के अंतिम शासक, उन्होंने इस वंश यानी कि आप देखेंगे इनके ही शासन काल में जो चोल राज्य था, इन्होंने बादामी पे आक्रमण किया, सॉरी माफ कीजिएगा, वेगी पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इनको पूर्ण रूप से अपने राज्य में जो है वह मिला लिया। तो इस प्रकार से इनका जो अंत है वो हो जाता है। आज हमने देखा वेगी के चालुक्यों के बारे में और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हमने कल्याणी के चालुक्य के बारे में देखा था, और अंत में हमने वेगी के चालुक्य के बारे में देखा था। अब हम जो हमारा इसके बाद का जो सेशन होगा कल्याणी के सॉरी माफ कीजिएगा, गुजरात के जो चालुक्य है, गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश जो है उसके बारे में जब हम देखेंगे, उसके बारे में हम पूरी बातें देखेंगे, क्योंकि वह जो राजवंश है वो थोड़ा सा लंबा है, यानी कि उनके बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, और इनमें आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण जो शासक है वो हुए नहीं है। तो इस प्रकार से इनका जो शासन काल था, तो मैंने इसलिए कंबाइंड, यानी कि आप देखेंगे कि मैंने कल्याणी के चालुक्य और वेगी के चालुक्य दोनों का जो है वो आपको आज क्लास जो है वो प्रस्तुत कर दिया आपके सामने। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस क्लास का जो कह सकते हैं कि लाभ है वो मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।